अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ सबीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। मुनीर नियाज़ी का शेर है, वो तो दरिया के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हम अगर अपनी सियासत में उसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक और एहतजाजी तहरीक का सामना था मुनीर मुझे। जब मैंने एक एहतजाजी तहरीक को निपटा तो मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की भी है। मौलाना फजल रहमान एक धरना दे चुके हैं, एक एहतजाजी तहरीक उन्होंने चला ली है। अगरचे जो मकासद लेकर वो वहाँ आए थे, यानी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा, नए इंतखाबात, उनमें से तो किसी में भी उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छा खासा मजमा ज़रूर इकट्ठा कर लिया जो काफ़ी दिन इस्लामाबाद में मौजूद भी रहा। अब एक दफ़ा फिर से मौलाना फजल रहमान पर तोल रहे हैं कि वो कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, और अभी तक उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई उसमें कुछ जलसे जुलूस का वो प्लान रखते हैं। कुछ अपोजिशन की जमातें भी उनके साथ हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो फ़िलहाल उनके साथ किसी भी तरह ऑन बोर्ड दिखाई नहीं दे रही, बल्कि खबर यह है कि वो मौलाना साहब उनसे ज़ाहिर है कुछ नाराज़ भी हैं पुराने धरने के मामला को लेकर के। तो ऐसे में ये धरना क्या कामयाब हो सकेगा या नहीं, क्या जो डिवाइडेड ऑपोजिशन है उसको इकट्ठा करने का एक मौका बन सकेगा या नहीं, और फिर ये भी कि ऐसे मौके पर कि जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत ज़्यादा एहतजाजी मूड में नज़र नहीं बल्कि मफाहमत के मूड में नज़र आ रही हैं, तो ये धरना आखिर किस कदर कामयाब हो सकेगा। व्यू पॉइंट में आज पहले हिस्से में इसी हवाले से बात, और आगे फिर वही बात महंगाई के हवाले से। कुछ इकदाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं, इस पर भी ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और इमरान साहब, जैसे कि मैं अभी धरने के हवाले से बात कर रही थी, पिछले धरने के तो असरात अभी हमें नज़र नहीं आए, लेकिन अगले एहतजाज की बात ज़रूर हो रही है। अभी ये नहीं पता कि धरना है या नहीं, लेकिन मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल है वो यही है, पहले धरने ने कौन सा तीर मार लिया था जो अब मार लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा जब पहला धरना हुआ था ना, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई थी, प्लान बी प्लान सी की बातें हुई थी, और लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पे थी कि ये अचानक क्या हुआ है, मौलाना एकदम से धरना छोड़ के क्यों चले गए। तो फिर बाखबर जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये बात भी सामने आई, और पता चला ज़राए के हवाले से भी कि जनाब मौलाना की वहाँ पे बहुत दो ताकतवर तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में तो उन्होंने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उनसे भी बड़ी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई तो मौलाना मान गए और उनको मानना पड़ा। लेकिन उस पर एक शर्त ये तय हुई कि हुकूमत मार्च तक अपने मामला ठीक कर लेगी। अच्छा, अब ये जो मौलाना का ये एहतजाज है, ये असल में वो तैयारी है जो मौलाना को ये है कि अगर मार्च तक मामला ठीक ना हुए तो हमें फिर धरने पे जाना है, तो इसलिए वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वार्म अप सेशन। हाँ जी, वार्म अप सेशन है। okay. दूसरी जो सबसे अहम बात ये है कि वो ये है कि इस दफ़ा मौलाना पहले से ज़्यादा बाएतमाद हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्हें ये पता चल गया है, वो ये आजमा चुके हैं कि जनाब पिछली दफ़ा भी मैंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर इस्लामाबाद तक ना सिर्फ इतना मजमा इकट्ठा कर लिया था, बल्कि वहाँ पे प्रॉपर धरना दे दिया था। इसलिए मुझे इन दोनों जमातों की ज़रूरत नहीं है। उनका इस बात से एतमाद जो है बढ़ चुका है। अच्छा, और सबसे अहम बात जो है वो ये, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मौलाना के पास एक कमिटेड वर्कर है। मौलाना जब चाहें जिस तरह चाहें उस वर्कर को इकट्ठा कर सकते हैं। उसी तरह उन्होंने जिन दूसरी जमातों को अपने साथ इकट्ठा किया, उनका भी वर्कर, उन जमातों का वर्कर भी कमिटेड है। तो इसलिए आप मौलाना को हल्का ना लें। मौलाना फजल रहमान, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि अगर एक नाकामी हो तो फिर बंदा पहले से थोड़ा सा एतमाद तो उसका बल्कि कम होता है। लाली साहब, अगर आपका पहला धरना कामयाब ना हुआ हो, आपको कामयाबी ना मिली हो, बल्कि आप कुछ भी ना लेके उठे हो, खाली खुली यकीन दहानियां ही लेके उठ गए हो, तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है या फिर कॉन्फिडेंस में कमी होती है? पहले बात तो यह है कि मैं नहीं समझता हूं कि उसका पहला धरना नाकाम था। उस धरने में आपने खुद देखा, और जैसे इमरान याकूब ने अभी बताया करेक्टली, कि उधर लोग आए थे। अब ये और भी अनपॉपुलर हो गया है इमरान खान, तो अगर PPP और PMLN के लोग नहीं आए, वैसे वो आएंगे। ये सब बकवास है बाय द वे, कि इनसे वो अलग होने लगा है। बिल्कुल अलग नहीं होने लगा है, ये तीनों इकट्ठे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये इकट्ठे हैं, ये पूरे लोग जो हैं, अंपायर भी, ये सब इकट्ठे हैं, इसलिए कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को वो चलाना चाहते हैं 5 साल तक।
वो इमरान खान को इतना वीकन करना चाहते हैं कि यही करप्ट सिस्टम चलते रहे, और अगर सिस्टम करप्ट ना हो तो माफ़ करिए तो इनका फिर दाल नहीं गलेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस सिस्टम, अ वीक सिस्टम, वो जो भी हरकतें करें कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, साथ हूँ, एक्चुअली दे आर ऑल टुगेदर। अगर ये सिस्टम आप बदलेंगे तो वो होंगे ही नहीं। अगर ये सिस्टम बदल जाए तो आप मुझे बताएं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ जाए, ये किधर होंगे? ये किधर भी नहीं होंगे। प्रेसिडेंट तो एक होता है 5 साल के लिए। दूसरी बात है, और अगर उससे ज़्यादा कुछ हो जाए, अगर अंपायर्स ने फैसला किया कि हमें आना चाहते हैं, तो इनका तो नामो निशान ही नहीं होगा। तो इनका एक्चुअल मकसद और मतलब ये है कि इस सिस्टम को कंटिन्यू करें, इमरान खान को कमज़ोर और आस्ते आस्ते कमज़ोर करें, इसलिए कि फिर 4-5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो या इनमें कोई आ जाएगा, इनमें ही कोई आ जाएगा, तो और भी अच्छा। इस बात का आपको यकीन है कि वक्त के साथ इमरान खान साहब वीकेंड नहीं होंगे? ये भी तो हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट अगर 1-2-3 साल बाद स्टेबल हो जाए, फिर कुछ डिलीवर करने लगे। उम्मीदें छोड़ दी लगता है लाली साहब आपने। ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के नज़दीक कोई गई नहीं है अभी तक, वीकन होती जा रही है। आप देख रहे हैं क्या इसका हो रहा है, खुद डेस्परेट हो रहे हैं, खुद कह रहे हैं जो भी हो, महंगाई और ये और वो। मैं समझता हूँ ये लोग जो खिलाफ हैं इमरान खान के, मगर इस करप्ट और वीक सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है जो वो चाहते हैं। ठीक, तो हिलाली साहब को ये लग रहा है कि ये वीकेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि फिर अल्टीमेटली कोई फौरी तब्दीली नज़र नहीं आ रही कि जी ये एकदम कोई इन हाउस चेंज आ जाएगा कोई एहतजाजी तहरीक के बाद, या कोई मिड टर्म इंतखाबात आ जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी फौरी होगी, या सिर्फ ये वही है कि हल्की मौसीकी है चल रही है? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि 5 साल तक वज़ीर आज़म इमरान खान रहे। हो सकता है मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता नहीं है। तारीख भी यही उसकी नहीं, तारीख के अलावा उसकी वजह ये है कि शवाहिद जो हैं, जो हालात हैं, उनसे ये लगता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब पूरी तरह से चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाते और जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क की, उनमें अगर कोई बेहतरी नहीं आती तो फिर जो ये मुश्किलात हैं उनकी वो दिन ब दिन बढ़ेंगी। अब ये जो सारे मामलात हैं, ये इसीलिए मैं आपसे यहाँ ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताएं कि मौलाना जो हैं वो मैं फिर वही बात दोहराऊँगा, मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, वो सियासत के रमूज़ बड़े समझते हैं। मैं मौलाना को ज़ाती तौर पे मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं, मैं जानता भी हूँ, मैंने उनको एज ए रिपोर्टर बहुत सारी जगहों पे देखा भी है। मौलाना बगैर किसी मकसद के कभी को काम करते नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मौलाना जो हैं वो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा एक मकसद है। शायद मौलाना ने ये समझ लिया कि देखें, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, वो दोनों जो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की, और तीसरा अगर आप पीटीआई को शामिल कर लें जिनकी इस वक्त हुकूमत है, तो हमेशा अब तो ये बात खुल के साबित हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब छुपी हुई नहीं रह गई, कि बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी इशारे के, बगैर किसी चीज़ के यहाँ मूवमेंट नहीं होती। मैं समझता हूँ अब मौलाना ने यह फैसला कर लिया है कि वो सोलो प्लेयर के तौर पे अपने आप को लॉन्च करें, और वो भी उन्हीं हलकों के इशारों पे अगर सब कर सकते हैं तो वो क्यों ना करें। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मौलाना भी किसी इशारे के ऊपर ये नया कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी होगा कि इन बड़ी सियासी जमातों की बैक के बगैर या सपोर्ट के बगैर मौलाना कितना पावरफुल शो कर सकते हैं? मौलाना कह रहे हैं कि जी बड़ी सियासी पॉलिसियों की वजह से ऑपोजिशन तकसीम हुई, यानी डिवाइडेड है ऑपोजिशन, ये वो खुद भी मान रहे हैं। मैं आपको सुनवा भी देती हूँ क्या कहना है उनका। बड़ी जमात की बास पॉलिसियों की वजह से अपोजिशन मुनकसिम हुई है। अगर आप समझते हैं कि आज़ादी मार्च के नतायज हासिल करने में कुछ ताखीर हुई है या हो रही है, तो उसमें उन सियासी फैसलों का बड़ा दखल है जो माजी में बड़ी जमातों के हाथों पार्लियामेंट के अंदर सरजद हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उधर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मना लेंगे, तो आपको लग रहा है कि इस एक पॉइंट पर अब ये फिर से इकट्ठी हो जाएंगी जमातें? देखिए, मौलाना जो हैं उनका बड़ा ये गिला जायज़ है,
लेकिन क्या करें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो अपनी क़यादत बचाने के चक्कर में लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, वो कहते हैं जी पहले केस खत्म हो जाए, मुकदमा खत्म हो जाए तो फिर ये सारा कुछ देख लेंगे। वो तो अपने उस मामला में फंसे हुए हैं। मौलाना के मामला जो है उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। मौलाना के ऊपर उस तरह से ना कोई मुकदमात है, ना कोई उस तरह से कोई रेफरेंसेस है। इसलिए मौलाना के लिए सियासत में इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका है और मौलाना उससे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करे। हिलाली साहब, लग तो यही रहा है कि PMLN और PP इस वक्त मफाहमत के मूड में है, मज़ाहमत के नहीं। तो आपको लग रहा है कि वो अपोजिशन जो एक मुत्तफ़िक़ा सदारती उम्मीदवार नहीं ला सकी थी, वो ये जो हुकूमत है उसको गिराने के लिए कोई मूवमेंट पर इकट्ठी हो सकती है, कोई इन हाउस तब्दीली के लिए कोई मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार ला सकती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आप लोग डिफ्लेक्ट हो गए हैं। आप लोग, मौलाना बड़ा होशियार आदमी है, वो आप लोगों को डिफ्लेक्ट कर दिया है फ्रॉम द रियल कॉज। वो चाहता है कि आप लोग इन चीज़ों पे बात करें कि इनमें डिफरेंसेस आ गए हैं, अलग हो गए हैं, टूट रहे हैं। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मौलाना को मैं बता रहा हूँ आपको उसका प्रॉब्लम क्या है। मौलाना का प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्क जो हमारे ख़िलाफ़ फाटेफ में इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, वो IMF के लोग जो इंक्वायरीज़ कर रहे हैं इस वक्त, उनका एक डिमांड है। उनका डिमांड ये है कि मदरसों के पैसे जो आते हैं, चलिए आप ये कह रहे हैं हमें कि हम टैब्यूलेट नहीं कर सकते कि ये पैसे किधर से आए हैं, इसलिए कि कोई $100 देता है, कोई $50 देता है, कोई तरीका नहीं है। चलो ठीक है, मगर एक दफ़े जब मदरसे के अंदर पैसे आ जाते हैं तो उसको बैंक अकाउंट में ले जाओ, और बैंक अकाउंट से खर्च जो होगा बाय चेक होना चाहिए, इसलिए कि हम टैब्यूलेट करना चाहते हैं कि ये पैसे किधर जा रहे हैं। अब तो आप सोचिए, ये पैसे जो आ रहे हैं किसके हाथ में आ रहे हैं? ठीक, बिल्कुल। और फिर मौलाना साहब कैसे निगोशिएट करेंगे? मौलाना फाटेफ से तो नहीं निगोशिएट कर सकता है ना, कौन करेगा उसके लिए? अच्छा, गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, कौन करेगा उसके लिए? अब आप खुद सोचिए, कौन उसको ये अश्योरेंस देगा कि ये जो तुम्हारे पैसे आते हैं विच यू स्पेंड एट विल विदाउट एनी अकाउंटिंग, ये पैसे कैसे जाएंगे? अब क्या होगा? और अगर अकाउंटिंग हो जाए इन पैसों का तो फिर आपका क्या हालत होगा? बिल्कुल ठीक है। बात सुनिए, ये पूरा एक खेल है। ये तीनों PPPN और मौलाना एक है। ये सिस्टम उनका सिस्टम है, उन्होंने ये सिस्टम और सब अपना अपना मफाद इससे हासिल कर रहे हैं, को करप्ट किया है, उन्होंने इस सिस्टम को वीक किया है। और फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें तो अंपायर्स भी खुश हैं। अच्छा, चलिए जनाब, देखते हैं कि ये 6 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है। समीना, थैंक यू वेरी मच। देख लें, हिलाली साहब ने भी मेरी बात की हमायत कर दी है कि मौलाना साहब भी जो हैं वो इशारे पे ही हैं। हाँ, वो तो वैसे वो कह रहेंगे उसमें, लेकिन बहरहाल देखना ये कि जी JUI नेशनल पार्टी, जमीयत अहले हदीस, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान, ये फिलहाल वो पार्टीज हैं जिनसे मौलाना ने बात कर ली है, जो इनके साथ खड़ी हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि ये वो पार्टीज हैं जो कि बहुत ज्यादा जाहिर है हमें उस तरह से असेंबली में भी इनकी नजर नहीं आती नुमाइंदगी। बेशक इनकी नुमाइंदगी नहीं है उतनी ज्यादा आपको असेंबलियों में नजर आएगी, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो, अगर कोई एहतजाज हो, तो इनका वर्कर कमिटेड है। ये सारी वो जमातें हैं जिनके पास चाहे 10 बंदे हों वो पहुंच जाएंगे। लेकिन सर तब्दीली तो फिर वहां से पार्लियामेंट से नहीं आएगी। कमिटेड वर्कर लेके आप बैठ रहे हैं, पहले भी बैठे रहे। ये दो चीजें हैं ना, दो अलग चीजें हैं। एक तब्दीली है असेंबली के अंदर से, एक तब्दीली होती है बाहर से प्रेशर के जरिए से। अंपायर को इस बात पे कायल करना कि जनाब देखें जो आप कर रहे हैं वो उसका कुछ नहीं है। प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बढ़ा के बाहर और अंदर तब्दीली लाई जा सकती है। यही फिलहाल नटशल लग रहा है। लेकिन देखना यही है कि ये जो एहतजाजी तहरीक है ये कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है या नहीं, और अगर बड़ी सियासी जमातें शामिल नहीं होती तो फिर इसका क्या मुस्तकबिल होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जनाब के ऑपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें तो महंगाई पर, आवाम के मसाइल पर उस तरह से बाहर नहीं निकल रही हैं, लेकिन क्या आवाम जो कि इतने परेशान है, गम गुस्से से भरे बैठे महंगाई पर, वो खुद बाहर निकल सकेंगे? हुकूमत के पास क्या हाल है महंगाई का? एक ब्रेक के बाद। महंगाई है, बेहद है, और यही वजह है कि अब इसका इदराक भी है हुकूमत को और इसका एतराफ़ भी है।
एतराफ़ ना सिर्फ वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं उसके लिए, किसी न किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई का जिन काबू कर लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। और अब वफाकी वज़रा भी हमें ये मानते और कहते नज़र आ रहे हैं कि महंगाई है। शेख रशीद अहमद साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हुकूमत की जो असल ऑपोजिशन है, जो असल उसे प्रॉब्लम है, वो महंगाई से है, किसी ऑपोजिशन से नहीं। उनका क्या कहना है आप देखिए। हमारी मुखालफत नून लीग ख़त्म हो चुकी है, सियासी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है। हमारी मुखालफत है महंगाई, बिजली का बिल, गैस का बिल। और दूसरी जानिब असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल है, लोग परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह फरवरी में कमर तोड़ दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने 15 दिन का वक्त दिया था, जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म। ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल हम लेके चलेंगे अपने दोनों तज्ज़ियाकारों के पास। इमरान साहब, बढ़ती महंगाई से हुकूमत को खतरा है, ये खुद हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं और आप लोग तो काफ़ी दिनों से ही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, कल भी हमने देखा, जिस पे हमने बात भी की थी, इमरान खान साहब ने जो अहम स्टेप्स लिए वो काफ़ी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में कोई कमी बेशी कर दी, कोई थोड़े पैसे कम कर दिए, ये वो, क्योंकि मैसिव प्रॉब्लम ये है कि जो इतनी बड़ी आपकी बाकी आवाम है वो कहाँ जाए। हमारे वज़ीर आज़म जो बात करते हैं ना हमेशा माफियाज की, महंगाई की भी जब बात होती है वो कहते हैं जी माफियाज हैं। तो मैं समीना जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप हमेशा वो याद रखें, जिसकी हुकूमत होती है माफियाज भी उसी के होते हैं। और अच्छा। मैं हाँ जी, और मैं आपको लॉजिकली ये प्रूव करूंगा कि किस तरह से होता है। मुझे आप ये बताएं कि रियासती मशीनरी किसके कंट्रोल में है? हुकूमत के। तमाम इदारों पे किसका कंट्रोल है? हुकूमत का। पॉलिसीज किसने बनानी होती है? हुकूमत ने। तो जी ये रोना रोते हैं कि जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, ये हो गया, तो इसको किसने कंट्रोल करना है? हुकूमत ने ना। और अगर हुकूमत ये कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर ये इतराफ़ कर लेती है कि जी हम तो इसमें से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर समझ लें कि या तो वो नाकाम हुकूमत है या माफियाज के आगे, उस मशीनरी के आगे बेबस हो चुकी है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, महंगाई, अभी असद उमर साहब का आपने शॉट चलाया कि जी फरवरी तक हम महंगाई की कमर तोड़ देंगे। असद उमर साहब, खुदा का वास्ता, आपने गरीब की कमर तोड़ दी है, आपने 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ दी है, आप कहते हैं महंगाई की कमर तोड़ देंगे। मुझे आप ये बताएं, आज एक गरीब आदमी मेरे घर में जो माली काम करता है वो मुझे बता रहा था कि जनाब इन्होंने पहले आटा महंगा किया, उसके बाद आज इन्होंने कह दिया जी महंगा आटा चक्की पे 65 रुपए किलो मिलेगा। वो कह रहा 50 से 65 हो गया और ये कह रहे हैं हमने 3 रुपए सस्ता कर दिया। मुझे ये बताएं, यानी 15 रुपए महंगा होने का इन्हें कोई मलाल नहीं है, 3 रुपए सस्ता करने का ये क्रेडिट ले रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह से तो नहीं महंगाई की कमर टूटेगी। आप इस तरह के कोई इकदाम करें कि गरीब आदमी को जिस रेट पे उसे चीजें मिल रही हैं वो बेचारा रोटी तो खा सके। आपके इन इकदाम की वजह से तो वो रोटी खाने से भी बेचारा बदतर। हिलाली साहब, क्या वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं? महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, लेट अस लिस्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है महंगाई से। पहली चीज़ तो ये है समीना, सब्सिडीज़। सब्सिडीज़, इन अदर वर्ड्स, हाँ समीना, इज़ सब्सिडीज़, प्राइस सपोर्ट। वो सीधी सादी बात है, सब्सिडीज़ सब पता है सब्सिडीज़ क्या होता है। अमूमन नहीं देना चाहिए, अमूमन सप्लाई एंड डिमांड ऐसे होना चाहिए। मगर जब एक इमरजेंसी कंडीशन में आप आ जाते हैं, जब प्राइसेस डबल हो जाते हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग उन तबके के लिए जो वीक हैं, तो सब्सिडीज़ हैं। फिर है रैशनिंग, चीनी, दाल, आटा, घी, ये वो। रैशनिंग करो भाई, रैशनिंग करोगे तो तुम्हारे पास सब चीज़ होगा, तुम बांट रहे हैं लोगों को। फिर होर्डिंग, होर्डर्स को कैच करो। आजकल लोग ये हो रहा है कि ये शुगर वाले 3 महीने पहले उनको कहते हैं हम तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन ले जाएंगे, 3 महीने तक लिफ्ट नहीं करते हैं, जब शॉर्टेज हो जाती है लिफ्ट करके बेच जाते हैं और पैसे बना लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इंडेंट जब होता है शुगर मिल का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होना चाहिए। तो होर्डिंग,
अच्छा, फिर प्राइस कंट्रोल ये पुराना है भाई, ये हर असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग मुझे याद है हम लोग प्राइस कंट्रोल तो ये होता है, सब चीज़ के प्राइसेस होते हैं और जो प्राइस कंट्रोल के ज़्यादा बेचता है उसको फ़ाइन किया जाता है, कभी कभी अरेस्ट किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स में ठीक करो उनको, आपका एक फेवर्ड आदमी को आपने हेड बनाया है तो उसको कहो चलाए, फिर गवर्नमेंट को कहो भाई तुम ग्रोअर से डायरेक्टली खरीदो, मिडिल मैन को ख़त्म करो। अच्छा, क्यों क्यों नहीं तुम करते हो, ग्रोअर से डायरेक्ट खरीद क्यों नहीं करते हो? ये मिडिल मैन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ये मिडिल मैन कुछ नहीं करता है, बस लेता है, बैठ जाता है, अपने कमीशन लगा के बेचता है और महंगा कर देता है। साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जो करते हैं, भाई ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है, अमूमन कोई भी कर सकता है, हर फर्म कर सकते हैं, मगर कोई ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं जो सिर्फ टीसीपी को करना चाहिए, ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उस तरीके से आपके पास पूरा कंट्रोल है, उस तरीके से आपको पता चलता है कौन क्या और क्या। एंड फाइनली स्मगलिंग, यार खुदा के बंदे बनो, किसी को पकड़ो, पूरे इदारे स्मगल कर रहे हैं, पूरे जो लोग स्मगल कर रहे हैं और जो पैसे बन रहे हैं, कोस्ट गार्ड से लेके आपके हर बॉर्डर पोस्ट में, मैं समझता हूँ जितना नॉन स्मगलिंग है वो क्वार्टर है और ज़्यादा चीज़ें स्मगल होते हैं, किसी को कभी कोई पकड़ा नहीं जाता है। बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं लाली साहब के। ये सब काम क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं लाली साहब, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वही बात है जो मैं पहले कर चुका हूँ। हिलाली साहब ने वो अलग अलग करके कहा कि ये सारे वो इदारे हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है। गुड गवर्नेंस पे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, आप गुड गवर्नेंस करके बहुत सारे अपने इश्यूज हल कर सकते हैं। लेकिन गुड गवर्नेंस पे पैसा तो खर्च नहीं होता, काबिलियत तो चाहिए ना। असल ये बात है ना, अगर इनमें काबिलियत या अहलियत नहीं है तो हमारा अलविया तो ये है। अब हिलाली साहब ने जो दो बातें की हैं, एक में हिलाली साहब अर्ज करना चाहता हूं कि आपको तूरहम पे जो हुआ या मामला आपके इल्म में होगा कि वहां पे वो कहते हैं जी जब कस्टम वालों ने को कहा कि जी ये स्मगलिंग क्यों नहीं रुक रही, तो पता ये चला कि 6 बजे जब कस्टम वाले अपनी शिफ्ट खत्म करके चले जाते थे तो वहां पे कोई ऐसा इंतजाम हो जाता था कि जिसके तहत चीजें वहां जानी शुरू हो जाती थी, यानी पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। सही। उसके बाद अब आ जाती है महंगाई पे। तो हिलाली साहब, चीनी जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 45 से 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। आप मेरी बात नोट कर लें कि अगर आपने चीनी इस वक्त इंपोर्ट ना की, भाई हुकूमत को चाहिए वो अपना एक बनाए कि भाई कितनी जरूरत है, क्या उसके तहत आप 45 दिन लगते हैं, आप चीनी इंपोर्ट कर लें। अदर और यहाँ पे इंपोर्ट करके वो तकरीबन 60 रुपए फी किलो पड़ेगी। अगर आपने ये इंपोर्ट ना की तो आप लिखने रमजान में चीनी 100 रुपए से 120 तक बिकेगी। मुझे तो लग रहा है दानों के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगी। बताएं कि जब एक चीनी आप 60 रुपए में यहाँ दे सकते हैं तो आप क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं जब वो 100 ज्यादा महंगी हो जाएगी आप फिर हम खरीदें? यानी ये वो मामला है कि ये पहले नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं जब छत गिर जाए तो उसके बाद वहां पे आए। तो प्री प्लान करना चाहिए। गरीब आदमी बेचारा तो पिस गया, खत्म हो गया। जो मिडिल आखिरी बात ये हिलाली साहब के गरीब आदमी के साथ तो जो होना था वो हो गया। अब तो मिडिल क्लास बेचारी पिस रही है। मिडिल क्लास जो है उसका हाल ये हो गया कि उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं दो चीज़ें जल्दी से बता दूं आपको। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री है और इस कंट्री में सबसे वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है वो है शुगर केन। वो 2.3 मिलियन एकर्स में शुगर केन पाकिस्तान में उग रहा है। वो क्रॉप जो वाटर इंटेंसिव है इन अ वाटर स्केर्स कंट्री। क्या हम वाकई पागल हो गए? नहीं, क्या हम चाहते हैं सुसाइड करना? मैं इस एक फैक्ट को पढ़ के जब आप सोचिए क्या क्या उस 2.3 मिलियन एकर्स में जो कम पानी से उग सकता है और कितने ज्यादा पैसे आपको मिल सकते हैं। नहीं, आप शुगर करें। शुगर क्या है भाई? ब्राजील चलो मेरे साथ, शुगर समंदर में फेंक देते हैं, एथेनॉल वो बनाते हैं, वो प्रेफर करते हैं एथेनॉल शुगर एक बाई प्रोडक्ट है। ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। फंडामेंटल रिफॉर्म्स के लिए आया
और वो नहीं कर रहे फंडामेंटल रिफॉर्म्स। वो प्रॉमिस किया, तब्दीली प्रॉमिस किया, और वही हो रहा है जो वो कह रहा था कि मैं चेंज करूंगा। कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये ना हो कि ये कुछ चेंज ना करें तो आवाम इनको चेंज कर दें। बात पता क्या ये मैं एक सेकंड, मेरा पूरा सवाल ये है कि अब एक लिमिट तक जा रहे हैं ना चीजें। अब हम देख रहे हैं कि लोगों का अब खाना पीना भी जब मुश्किल, रोटी नहीं जो बंदा पेट भर के खा सकता, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है। सवाल ये है कि ये गम गुस्सा किसी तरह बाहर भी तो निकलेगा ना, कोई रिएक्शन भी तो आएगा। आपको लगता है कि कोई लीडरलेस प्रोटेस्ट आ सकता है सामने आवाम की तरफ से, कोई जम्मे गफीर निकल आए बाहर? देखिए बात ये है कि ये शुगर मिलें किसकी है, ये फ्लोर मिलें किसकी हैं? ये शराफियां की हैं, आम लोगों की नहीं है, मिडिल क्लास की नहीं है। क्या जब करेगा वो आवाम फ्रस्ट्रेटेड मजबूर हो जाएगी ना, जब ये देखे ना इनका, जब ये इस तरह के होता है ना, ये कार्टर ये बना लेते हैं, ये फिर ना पीपल्स पार्टी के रहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून के रहते हैं, ना पीटीआई के रहते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं अपने मुफाद के लिए, और पिस्ता बेचारा आवाम है। अब ये क्या होगा अगर आवाम कितनी देर तक बर्दाश्त करेगी? दुनिया में कितनी मिसालें हैं, इनकलाब किस तरह से आते हैं, इनकलाब इसी तरह से आते हैं। जब किसी के बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी और वो देखेगा कि मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, और ये जो इशराफिया है, ये बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं जो करोड़ों रुपए की, उनमें इनके बच्चे उसमें घूम रहे हैं, तो फिर आखिर यही होगा। फिर लोग सड़कों पे आएंगे, फिर बदअमनी होगी, फिर एहतजाज होंगे। हिलाली साहब, आपको लगता है लोग सड़कों पर आ जाएंगे? माफ करिए मैं आपको एक सवाल का मुझे जवाब दे दे। आपको अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में या ये मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमानों का जो, अगर अजान पे पाबंदी लग जाए तो क्या लोग बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? बताएं मुझे। आएंगे मेरे ख्याल से तो। अजान पे अगर पाबंदी लगा दें, अच्छा तो फिर रंजीत सिंह के जमाने में जब अजान पे पाबंदी थी कोई नहीं आया। हिलाली साहब वो वक्त और था, ये वक्त हो रहा है। उस वक्त का उस वक्त नहीं यार सर, उस वक्त क्या आप वो मुख्तलिफ था सर, वो उस वक्त आप थे गुलामी में, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो ये भी गुलामी है सर, ये भी तो गुलामी है हिलाली साहब, उस ये भी तो गुलामी है सर। उस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त ब्रिटिश भी तो एलीट की गुलामी में है सारे अवाम बेचारे भाई, लेकिन नाम इस्लाम का नाम तो है ना, उधर कुछ नहीं था। हिलाली साहब, आपको नहीं लग रहा लोग बाहर नहीं आएंगे? उन्हें आदत है महंगाई सहने की, होना था। देख मैं आई एम कमिटेड कि मैं जाऊंगा और मेरे ड्राइवर के घर का अगर उसको गिरा रहे, मैं खड़ा हूंगा और प्रोटेस्ट करूंगा। मैं मान ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने इतना बड़ा माफिया और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे एरिया में जैसे गिजरी में और पंजाब कॉलोनी में और पीएनटी में जिसको उन्होंने रखा है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो आदमियों को नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने पैसे लिए, मगर उस आदमी को निकालेंगे और उसके 6 बच्चों के साथ जिसने आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस पैसे दिए कि उसको रिहाइश मिले। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि जो विक्टिम है पॉसिबल टू बिलीव उसके साथ निकलना चाहिए, लेकिन साथ ही हिलाली साहब को ये भी लग रहा है कि नहीं निकलेंगे। हिलाली साहब जो बात कल भी ये कर रहे थे, मैंने कल भी कहा था, आज भी, बिल्कुल उन्हें पकड़ना चाहिए जिन्होंने बेचे हैं, लेकिन उसको भी बल्ला पूछना चाहिए और पकड़ना चाहिए कि जब तुम्हें पता है कि नीचे रेलवे लाइन गुजर रहा है, रेलवे ट्रैक है, तो तुम्हें ये नजर नहीं था आ रहा कि तुम ये रेलवे लाइन वाले टॉपिक पे हम चलेंगे। बहरहाल जनाब एक पॉइंट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के साथ कुछ मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने अभी सुने एक तो शहरियार आफरीदी साहब के जो एक ख्यालात थे जिसके ऊपर हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब उनको डिफेंड कर रहे थे कि जी अब दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि मनशियात से जो है वो अद्वियात बनाई जा रही है, उनकी तैयारी होती है उसमें, तो इस वजह से हम भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं काफ़ी तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आपने देखा मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी तनकीद की जो कि PMLN के रहनुमा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देख लीजिए। मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, और एक्सपोर्ट होगी ना। देखें जब अफ्यून, हेरोइन और चेस की फैक्ट्रियाँ लगेंगी, पहली अभी तक नहीं लगी, उसके बाद एक्सपोर्ट होगी, फिर जनाब ज़रूर मुबादला आएगा, गुर्बत में कमी होगी, हर तरफ हरा ही हरा होगा। अब ये सारी कौम जो है ना चर्च पिएगी बैठ।
हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या इसको अलाउ करना चाहिए इस तरह से मनशियात की फैक्ट्रियां लगाकर उनको अद्वियात बनाने में इस्तेमाल करने के लिए, उनकी फिर एक्सपोर्ट भी हो? व्हाट डू यू थिंक सर? पहली बात तो ये है कि अगर आपको सीरियस आंसर चाहिए तो वो है कि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फ्रॉम ओपियम एंड जो भी है, जिस पे हम एक्सपोर्ट जो लेजिटिमेट हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी हो सकते हैं, तो वो होना चाहिए। नेचुरली एक और इंडस्ट्री होता है और लोगों को जॉब्स मिलते हैं। मगर पाकिस्तान में मैंने कहा हर 7वां आदमी एक चरसी है और ड्रग एडिक्ट है या हेरोइन है या कोकेन है या पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल में ये कहना कि हर 10 आदमियों से एक पाकिस्तानी इज़ द ड्रग एडिक्ट गलत हो गया है। अब हर 7 पाकिस्तानियों में से एक ये हो जाएगा। और अगर ये फैक्ट्रीज बने और लीकेजेस इधर भी शुरू हुए तो एवरी 5th पाकिस्तानी विल बिकम अ ड्रग एडिक्ट। ये हद है यार, हद है ईमान से। कोई इधर ड्रग रिकवरी सेंटर्स नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रिवेंशन तो छोड़ें, कोई क्योर का कोई नथिंग। बस वो ब्रिजेस के आप आए ना, मैं आपको बताता हूँ, ब्रिजेस के नीचे इज अनदर कल्चर, देयर इज अ सब कल्चर। यूनिवर्सिटीज में मिल रहा है सब कुछ। कोकेन एक्चुअली हिलाली साहब, आप ब्रिजेस के नीचे क्या? हिलाली साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं तो जब ये फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुन रहा था ना, तो मैं अब क्या कहूँ, हंसी कहूँ, दुख कहूँ, रोना कहूँ, क्या कहूँ कि मुझे क्या आ रहा था। आप देखें कि वो ये बात नहीं कर रहे कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम लेदर की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम स्पोर्ट्स की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम सर्जिकल की बढ़ाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम इसके जरिए से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। बात ये होती है, ये चीजें उस सोसाइटी में तो हो सकती हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ जैसे हिलाली साहब कह रहे थे हर 7वां बंदा आपका पहले नशई है, वहाँ आप उस सोसाइटी में ये करें, आपके साथ दुआओं की कीमतें कंट्रोल नहीं होती, आप ये फैक्ट्रियां कंट्रोल कर लेंगे। वहाँ जब चोरी होगी, वहाँ से जब बाहर बिकेंगी, आप क्या नेगेटिव व्यूज तो हमेशा हम देखते हैं, हर चीज का ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है। आप क्या पूरी कौम को नशई बनाना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? खुदा का वास्ता कोई होश के नाहुन लें, ये कोई ऐसी लेकिन सर इसके एक आखिरी जो आर्गुमेंट था वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज़ का फिर नेगेटिव तो होता ही है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, अब जी लोग कहते हैं जी रोड एक्सीडेंट होता तो फिर कार में ना जाएं, तो ये कंट्रोल तो साथ साथ बात ये नहीं है। बात ये मैंने पहले जैसे बात की थी कि कुछ सोसाइटियां होती हैं जहां कानून की बालादस्ती होती है। यहाँ आपसे कोई चीज, पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस तरह का कर लें जब उसमें आपको पता हो कि टोटल कंट्रोल है, चीज इधर उधर नहीं होगी, इसका गलत और नाजायज इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, अब फिर आप जरूर शौक से कर लें। लेकिन ये भी एक चैलेंज ही है कि क्या वाकई ये गवर्नमेंट कोई कारखाना बना सकती है या सिर्फ लंगर खाना ही। 20 सेकंड है हिलाली साहब, बिल्कुल अगर आप देखिए माफ करिए, ये कहूँ तो देखिए इधर शराब बनाने के बड़े अच्छे इदारे हैं जो बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनता है। मरी ब्रूरी है, स्टॉक एक्सचेंज में वो कोट होता है, फर्स्ट क्लास उनके सुना है उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, अगर वो कंट्रोल हो सकता है और अल्कोहल इन चेक हो सकता है तो ये भी हो सकता है अगर ठीक तरीके से अप्रोच किया जाए। मगर मेरे ख्याल में एक दफे इसको आप लीगलाइज करेंगे तो फिर ठीक है जनाब। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।